चलिए स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 2 में यूनिट सेल के बारे में बात किया था। तो यूनिट सेल कितने टाइप्स का होता वो भी मैं क्लासीफाइड करके एक एक क्लासीफाइड किया था। तो उसमें हम लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात किया था। आज हम नेक्स्ट अगला जो यूनिट सेल उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट सेल बनाते हैं, जो कि हमारा यूनिट सेल क्यूब के आकार का था। तो चलिए यहाँ से पहले बनाते हैं क्यूब। ये आपका सिंपल सा क्यूब। ये आपका अब ये जो क्यूब है, क्यूब में जो एटम होते हैं, एटम कार्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कार्नर में प्रेजेंट होने के साथ साथ इसके 6 सरफेस के मिडिल साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पहला एट कॉर्नर्स, दूसरा आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के बीच में उपस्थित है, अर्थात मिडिल सरफेस। ठीक, सपोज करिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एक उपस्थित है, 8 कार्नर पे उपस्थित है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्नर हो गए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का सेंटर पॉइंट दिया जाता, ना कि पूरे मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स 8 कार्नर पे प्रेजेंट हो गए। अब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सरफेस के बीच में प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम राइट सरफेस की बात करते तो इसका मिडिल पॉइंट ये होगा। अगर हम नीचे वाले सरफेस की बात करते तो इसका मिडिल पॉइंट ये होगा। लेफ्ट वाले सरफेस की बात करते तो इसका मिडिल पॉइंट ये होगा। टॉप वाले सरफेस की बात करते तो इसका मिडिल पॉइंट ये होगा। इसके बाद आपके फ्रंट, जो मेरे फ्रंट है या आपके फ्रंट है, उसकी अगर बात करें तो यहाँ कहीं मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक, तो यहाँ से ओवरऑल ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं बनाने के लिए, तो 8 कार्नर पे 8 और 6 सरफेस पे 6, कितना हो गया 40, अर्थात 14 मॉलिक्यूल्स ये क्या है, इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इन 14 मॉलिक्यूल्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि इस क्यूब के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन होता है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो मॉलिक्यूल कार्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ये कार्नर वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, इसके पिछले वाले जब लेक्चर में देखा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता था वो 1/8 पार्ट होता था, अर्थात 1/8 भाग जो मॉलिक्यूल्स था उसका किस में योगदान होता था, इस क्यूब में होता था। अर्थात कितने मॉलिक्यूल्स है, 8 मॉलिक्यूल्स। 8 मॉलिक्यूलों का जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 पार्ट होगा, बराबर कितना आएगा आपका 1 मॉलिक्यूल। अर्थात कार्नर पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, वो इस क्यूब में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब बात करते हैं सरफेस की। ये किसकी बात हो गई, कार्नर की बात हो गई, कार्नर्स का कंट्रीब्यूट। अब ये जो सरफेस होते हैं, सरफेस में कितने मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करते हैं इस क्यूब के फॉर्मेशन में, उसको देख लेते हैं। सरफेस का कंट्रीब्यूशन, तो आप देखिए, अगर आप इमेजिन करिए
तो ये जो वाला जो सरफेस है, राइट वाले सरफेस के बीच में आप एक मॉलिक्यूल ऐसा एडजस्ट करिए, उस मॉलिक्यूल का आधा पार्ट इस क्यूब में होगा और आधा पार्ट बाहर होगा, अर्थात आधा पार्ट मॉलिक्यूल का आउटसाइड है और आधा पार्ट मॉलिक्यूल का इनसाइड है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? हाफ, आधा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं? 6 मॉलिक्यूल 6 सरफेस पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो 6 का हाफ कितना होगा? 6 का हाफ अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। अर्थात ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल एट कॉर्नर एंड एट सरफेस, ओवरऑल जो हो रहा है इस मॉलिक्यूल अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 4 मॉलिक्यूल। अर्थात 4 मॉलिक्यूल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो 4 मॉलिक्यूल होता है, इस 4 मॉलिक्यूल को हम इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक कहते हैं। अर्थात रैंक, ये क्या चीज है? रैंक ऑफ FCC, इसको शॉर्ट में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। अर्थात ये FCC जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 मॉलिक्यूल। अर्थात इसका रैंक कितना होगा? 4 होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है FCC के बाद BCC। तो चलते हैं BCC के बारे में, देखते हैं क्या होता है BCC। तो पहला हमने सीखा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे? 1 मॉलिक्यूल। इसके बाद इस लेक्चर में FCC सेंटर्ड जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए? ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए। अब आगे देखते हैं BCC, अर्थात जो थर्ड आपका है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में BCC कहते हैं। BCC अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? क्यूब बनाते हैं। तो आप क्यूब बनाइए, सिंपल सा क्यूब। ये आपका क्यूब, सॉरी, ये आपका। अब इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और एक मॉलिक्यूल एकदम बॉडी के सेंटर पॉइंट में रखा होता है। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे उपस्थित, यहाँ पे, अर्थात 8 कॉर्नर पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और एक मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं, वो मॉलिक्यूल उठाकर एकदम इसके बीच में रख देते हैं, क्यूब के बीच में रखते हैं, तो यहाँ कहीं मॉलिक्यूल आता है। ये सेंटर पॉइंट, जैसे आप क्यूब लीजिए, क्यूब में कोई बॉल लीजिए, बॉल को उस क्यूब के अंदर डाल दीजिए। अब बॉल जहाँ पे क्यूब में जाके उपस्थित होता है वो क्या होता है? क्यूब का सेंटर पॉइंट। तो सेम ऐसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और एक मॉलिक्यूल एकदम क्यूब के सेंटर में उपस्थित होता है। अर्थात अब ये मॉलिक्यूल जो उपस्थित हैं उनका कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के निर्माण में कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। तो कॉर्नर पे कितना हो रहा है? कॉर्नर्स पे आपको पता है, कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर है पूरे इस क्यूब में, तो 8 कॉर्नर का कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूलों का? 1/8 पार्ट। तो यहाँ से आपका 1 मॉलिक्यूल। इसके बाद एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि आप बॉडी के सेंटर में डाले हैं, उसका टोटल अर्थात होल कंट्रीब्यूशन होता। तो यहां से जो होल कंट्रीब्यूशन अर्थात
वो आपका देखते हैं कितना, एक, और एक मालिक्यूल कहाँ पे, एकदम सेंटर में, अर्थात ओवरऑल कितना मालिक्यूल हो जाएगा, 2 मालिक्यूल। अर्थात जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में जो मालिक्यूलों का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 2 होता है। अर्थात ये जो 2 आया है, इस 2 को हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक कहेंगे। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे रैंक ऑफ बीसीसी कितना होता है, तो रैंक ऑफ बीसीसी कितना होता है, 2। तो यहां से लिख देते रैंक ऑफ बीसीसी कितना होगा, 2 होगा। अर्थात ये बीसीसी के फॉर्मेशन में जो मालिक्यूलों का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 2 होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है फोर्थ जो यूनिट सेल है वो आपका होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है फोर्थ, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगला आपका है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फोर्थ टाइप्स क्या है, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कैसे करते, तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूब बनाते हैं। आपका चलो क्यूब बन गया। अब क्यूब में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में कैसे वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। आठों कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ अब ये जो मॉलिक्यूल होगा वो 2 अपोजिट सरफेस पे प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 2 अपोजिट सरफेस, चाहे वो अपोजिट सरफेस लेफ्ट और राइट हो, या फिर बैक या फ्रंट हो, या फिर टॉप या डाउन हो। तो सपोज करते हैं हम टॉप और एक आपका डाउन, या इस तरीके से जब हम मॉलिक्यूलों को एडजस्ट करते हैं तो जो हमारा यूनिट सेल बनता है उस यूनिट सेल को इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब इस इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मॉलिक्यूलों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है वो निकाल लेते हैं। तो कॉर्नर पे तो मेरे ख्याल से सभी को पता चल गया होगा कॉर्नर्स पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कितने मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन करता है मॉलिक्यूल का, 1/8 पार्ट इक्वल कितना आएगा, 1। अब 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि एक टॉप सरफेस पे है और नेक्स्ट आपका डाउन सरफेस पे। अब सेम वैसे जैसे आप बीसीसी में देखे थे, एफसीसी में देखे थे, जो सरफेस था, सरफेस में जो मॉलिक्यूलों का कंट्रीब्यूशन था वो हाफ आउटसाइड था और हाफ इनसाइड था। तो ऐसे यहाँ भी है, हाफ मॉलिक्यूल इस क्यूब के इनसाइड रहेगा और हाफ मॉलिक्यूल इस क्यूब के आउटसाइड रहेगा। तो और ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अर्थात सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल हैं, सरफेस पे 2 मॉलिक्यूल, और 2 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। तो यहाँ से आपका निकलेगा कितना आएगा, 1। अर्थात ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल इस इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को फॉर्मेट कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना ओवरऑल 2। 2। अर्थात जो 2 मॉलिक्यूल ये आए हैं इस इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का क्या है, रैंक। अर्थात रैंक ऑफ इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कितना होता है, 2 होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यूनिट सेल के टाइप्स देखे, कितने टाइप्स का था, 4 टाइप्स का था। तो उसमें से जो पहला आपका था वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ एटम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल था उसको 4 टाइप्स में क्लासीफाइड करके सीखा। अब सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग यूनिट सेल कितने टाइप्स का होता है उसको हम डिस्कस करते हैं।
तो सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल होता है वो 7 टाइप्स का होता है। सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग देयर आर 7 टाइप्स। There are 7 types of unit cell. According to cell parameter. तो सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 7 टाइप्स का होता है। अब ये 7 टाइप्स में कौन कौन से यूनिट सेल आते हैं उसको हम सीक्वेंस में कैटेगराइज करते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो जो पहला आपका यूनिट सेल है सेल ऑफ पैरामीटर के अकॉर्डिंग, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तीसरा आर्थो रोम्बिक यूनिट सेल। चौथा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। पांचवा ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। छठवां हेक्सागोनल यूनिट सेल। और लास्ट आर्थो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, सॉरी रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। तो सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल होता है वो 7 टाइप्स का होता है। पहला आपका क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा टेट्राहेड्रल, तीसरा आर्थोरोम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवां ट्राइक्लिनिक, छठवां हेक्सागोनल और सातवां आपका रोम्बोहेड्रल। अब ये जो यूनिट सेल होते हैं वो सेल पैरामीटर, जैसे मैं आपको पहले वाले यूनिट सेल में जब बताया था तो वो सिंपल सा क्यूब था। उस सिंपल से क्यूब में मैं आपको उसके सेल पैरामीटर बताया था और उस सेल पैरामीटर में लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमने देखा था, एंगल भी था इसमें। सपोज करते हैं आपका यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक। तो जो एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस में इस ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल ए माना था और वाई एक्सिस पे ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी उसको बी माना था और जेड एक्सिस पे ओरिजिन पॉइंट टू यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? सी है, ठीक। अब ये जो लेंथ ए है, इस लेंथ के सामने का जो एंगल ये है वो मान लेते हैं अल्फा, जिसको एक्सियल एंगल बोलते हैं, ये अल्फा। और ये जो बी हाइट है, इसके सामने का जो ये एंगल इसको मान लेते हैं बीटा, बीटा। अब ये जो सी है, सी के सामने का जो एंगल इसको हम मान लेते हैं गामा। तो यहां से इस यूनिट सेल में क्यूब में ए बी सी ये आपस में लेंथ बराबर है और इसके जो एंगल्स है अर्थात अल्फा, बीटा एंड गामा ये तीनों परपेंडिकुलर है, अर्थात अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा। ये किसके इक्वल है? 90 एंगल के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अब इसमें ये जो सेल पैरामीटर है, सेल पैरामीटर को चेंज करके हम 7 टाइप्स के यूनिट सेल का फॉर्मेशन किए हैं। अब वो बारी बारी से देखते हैं। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है, क्यूबिक यूनिट सेल में
लेंथ ब्रेथ हाइट समान होता है। तो यहाँ से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लेंथ ब्रेथ और हाइट समान होता है, अर्थात बराबर होता है। और इसमें जो एंगल होता है, एंगल अल्फा बीटा गामा, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, इसको एक सीक्वेंस में लिखकर याद करते तो आसानी होगा। अब नेक्स्ट टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यूनिट सेल क्या होता है, टेट्राहेड्रल यूनिट सेल में A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल सी, इसमें अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो सेल पैरामीटर इसको चेंज करेंगे, अर्थात लेंथ ब्रेथ हाइट में जब परिवर्तन करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, तो कन्वर्जन करने के बाद नए नए यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया। अर्थात A इज इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री। इस टाइप का जो शेप, इस सेल पैरामीटर को हम कन्वर्ट करके जिस टाइप्स का हम यूनिट सेल बनाएंगे, उस यूनिट सेल का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अब आर्थोरोम्बिक क्या होगा, आर्थोरोम्बिक में A इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी एंड इसमें अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, मोनोक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी एंड अल्फा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री। बट इसमें जो बीटा है, ये बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, अर्थात ये कुछ भी एंगल में हो सकता। तो इस तरीके से अगर हम सेल पैरामीटर को अरेंज करते हैं, तो जिस यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है उसको मोनोक्लिनिक यूनिट सेल कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल ये सबसे अनसिमेट्रिकल, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, अर्थात A इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल बीटा इज नॉट इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक, इसमें A B C ये लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होंगे, और इसमें जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये कोई एंगल बराबर नहीं होगा एक दूसरे से, और ना कि 90 डिग्री होगा। इसके बाद हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा, इसमें लेंथ अर्थात A इज इक्वल बी नॉट इक्वल सी, इसमें अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल 90 डिग्री। बट जो गामा है, गामा इज इक्वल इसमें होगा 120 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम सेल पैरामीटर को अरेंज करते हैं, तो जिस यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम हेक्सागोनल यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। तो रोम्बोहेड्रल में देखते हैं, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, इसमें A इज इक्वल बी इज इक्वल सी एंड जो एंगल है अर्थात अल्फा इज इक्वल गामा बीटा इज इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। तो हमने देखा सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल होता है वो कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। अब ये जो 7 प्रकार का यूनिट सेल है, 7 प्रकार के यूनिट सेल को मैं कैटेगराइज किया। इसके बाद इनके जो लेंथ ब्रेथ हाइट एंगल में जो रिलेशन था उसको वेरी करके 7 टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ से सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये जो आपका यूनिट सेल होता वो 7 टाइप का होता। बाकी अब शेष बातें नेक्स्ट लेक्चर में। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि